हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सी-टेट के 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो अभी दिसंबर में एग्जाम चल रहे हैं उनमें से लिया है मैंने ये क्वेश्चंस। तो शायद ये आपके लिए यूजफुल हो, इसलिए मैं लेके आई हूँ। अभी हम लोग 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रेन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की के थ्योरी से लिया गया है, जो कि बच्चों के निजी भाषण की अवधारणा के बारे में कहा गया है। वो कहता है कि shows that children are stupid and thus need guidance of adults। ये दिखाता है कि बच्चे मूर्ख होते हैं, इसलिए वो अपने आप प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बोलना, खुद से बातें करना, तो ये उन्हें वयस्कों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। या ये बतलाता है, illustrates that children are egocentric, बच्चे अहंकारी होते हैं। या फिर ये बतलाता है, ये दर्शाता है कि children love themselves, बच्चे खुद से प्यार करते हैं। या फिर अगला ऑप्शन है कि illustrates that children use speech to guide their own action, यह दर्शाता है कि बच्चे अपने कार्यों को मार्गदर्शन करने के लिए कि अब क्या करना है, इसके लिए प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर तो यही होगा कि बच्चे अपने कार्यों को, निजी कार्यों को मार्गदर्शन करने के लिए प्राइवेट स्पीच का प्रयोग करते हैं। ये वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे नॉलेज के एक्टिव सीकर होते हैं, मतलब वो सक्रिय सीकर होते, खोजते हैं ज्ञान को, नॉलेज के सीकर होते हैं। लेकिन चाइल्ड और सोशियो कल्चरल, उनका सोशल कल्चर थ्योरी है ना, सोशियो कल्चरल थ्योरी के अनुसार उनका कहना है कि बच्चे समाज की भी मदद चाहते हैं, उस वातावरण की भी मदद चाहते हैं ताकि उनका नॉलेज बढ़ सके। तो उनका सोशियो कल्चरल थ्योरी क्या बोलता है? सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वाइगोत्स्की का दिया हुआ थ्योरी ये बताता है कि यहाँ पर बच्चों का क्या होता है, अटेंशन, मेमोरी, प्रोसेस सभी बच्चों में होता है, जैसे कि एनिमल्स में भी होता है। तो ये जो है वो खुद से डेवलप करता है, 0 से 2 इयर्स में ये खुद से डेवलप होता है। जब बच्चे को लैंग्वेज स्किल आ जाती है, जब वो बोलना सीख जाता है, तो वो अपने मेंटल रिप्रेजेंटेशन को प्रस्तुत कर सकता है और उसकी एबिलिटी सामाजिक डायलॉग में हिस्सा लेने लगता है, वो अपने सराउंडिंग में ध्यान देने लगता है, बात करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की एबिलिटी डेवलप करती है, विकास होता है, और वो खुद से भी बात करता है, और जैसे दूसरों से बात करता है वैसे वो खुद से भी बात करने लगता है। इसका एज ए रिजल्ट क्या होता है कि बच्चा का मेंटल कैपेसिटी, जो बेसिक मेंटल कैपेसिटी है, वो उसमें परिवर्तन होता है और वो हायर कॉग्निटिव प्रोसेस की ओर बढ़ता है। तो ये जो बच्चे निजी भाषण करते हैं वो हायर कॉग्निटिव प्रोसेस की ओर उनको ट्रांसफॉर्म करता है। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्पीच या निजी भाषण का प्रयोग करते हैं खुद को मार्गदर्शन करने के लिए, अपने को गाइड करने के लिए। और जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है, प्राइवेट स्पीच जो है वो बदलकर इनर स्पीच हो जाता है, साइलेंट स्पीच हो जाता है, इनर। फिर वो मन ही मन में बात करते हैं। जैसे वो निजी भाषण पहले बचपन में जोर बोलकर प्रकट करते हैं, वो धीरे धीरे उनका वर्बल थॉट में परिवर्तन हो जाता है, इनर स्पीच हो जाता है। तो ये प्राइवेट स्पीच का जो ओरिजिन है वो सोशल इंटरेक्शन को दर्शाता है। बच्चे को अपने ज़्यादा मैच्योर्ड लोगों के जो लोग होते हैं सोसाइटी के, उनके साथ सोशल इंटरेक्शन। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि ज्वाइंट एक्टिविटी होता है जब समाज के ज़्यादा मैच्योर लोग जो बच्चों से बड़े होते हैं और वो बच्चे जब एक्टिविटीज में आते हैं तो वो अपने कल्चर को समझते हैं। तो बच्चे अपने कार्य को मार्गदर्शन करने के लिए प्राइवेट स्पीच का प्रयोग करते हैं, वो खुद से बातें करते हैं कि अब आगे क्या करना है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हम जानते हैं कि मोटिवेशन दो तरह का होता है, कि इंट्रिंसिक होता है जो आंतरिक, और दूसरा होता है बाह्य मोटिवेशन। ठीक है, तो आंतरिक ये क्या है कि
ये 4 उदाहरण दिए हैं कि स्कूल की फुटबॉल टीम में चयन होना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, या किसी समस्या का समाधान स्वयं के लिए करना, ये आंतरिक मोटिवेशन है, या गेटिंग ए ड्रेस ऑन बर्थडे आंतरिक मोटिवेशन है। तो इसका आंसर है कि आंतरिक मोटिवेशन जब क्या होता है, जब आप किसी समस्या का अपनी समाधान स्वयं के लिए जब आप करते हैं, तो ये आपके आंतरिक मोटिवेशन को दर्शाता है। मोटिवेशन हम जानते हैं, प्रेरणा क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि किसी भी व्यक्ति को किसी गोल को अचीव करने में मदद करती है, मतलब किसी लक्ष्य के प्राप्ति में मदद करती है। तो ये ड्राइव है जो बच्चे को या किसी के नीड को सेटिस्फाई करती है। तो 2 प्राइमरी टाइप का मोटिवेशन होता है। पहला होता है इंट्रिंसिक, जिसे हम अंतः प्रेरणा कहते हैं, इसे आंतरिक प्रेरणा या अंतः प्रेरणा जो कहिए, आंतरिक प्रेरणा। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होता है बाह्य प्रेरणा। ठीक है, तो 2 तरह की प्रेरणा होती है। मोटिवेशन 2 तरह का होता है। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन वह मोटिवेशन है जो कि पर्सनल खुशी के लिए, व्यक्तिगत एंजॉयमेंट के लिए, व्यक्तिगत रुचि के लिए जो कार्य हम करते हैं उस और कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, उसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को खुद के लिए जब खुद अपने लिए सॉल्व करते हैं तो इसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमें प्रेरित करता है फोकस करने में, तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन या इंटरनल रिवार्ड के लिए, और प्रपोजेस टू लर्न एंड इम्प्रूव टू सर्व ए कॉज, फिर मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स इंट्रिंसिकली टू अचीव अ गोल, अपने लिए कार्य करना, अपने अकम्पलिशमेंट के लिए। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, जो कि स्कूल की फुटबॉल टीम में चयन से ये हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि वैसे बिहेवियर को कहते हैं बाह्य प्रेरणा, जो कि या तो रिवार्ड या तो पनिशमेंट से गाइडेड होते हैं। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम को खुद के लिए समाधान जब हम करते हैं तो इसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, टू अवॉइड अ जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए, टू ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल। लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास करना चाहिए, या स्टूडेंट की गुड वर्क को गुड गर्ल गुड बॉय कहकर सराहना करनी चाहिए, या सराहना टीचर ऐसे करें कि गुड गर्ल गुड बॉय। इससे क्या हुआ कि गर्ल को गर्ल कहा जा रहा है, तो ये तो जेंडर को हम और ज्यादा दर्शा रहे हैं। तो डिस्करेज गर्ल्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन रेसलिंग, लड़कियों को कुश्ती में भाग लेने से रोके, या एनकरेज बॉयज टू टेक रिस्क एंड बी बोल्ड, लड़कों को जोखिम लेने और साहसी बनाने के लिए प्रयास करें। तो इसका आंसर है, जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए टीचर को दोनों को, लड़के और लड़कियों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक भूमिका मतलब कि जो रोल लड़की के लिए फिक्स्ड आप शुरू से चला आ रहा है प्राचीन काल से कि लड़कियां ये करेंगी लड़के ये करेंगे, इस को हटाकर टीचर को गैर पारंपरिक रोल में डालना चाहिए। इस सोसाइटी क्या मान के चलता है, मेल्स और फीमेल्स किसका बनाया हुआ है, सोसाइटी का। और जेंडर डिवीजन, जेंडर बायस या जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, ये एक गलत प्रथा है, समाज में एक गलत इल प्रैक्टिस है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, एक अनफेयर आइडिया है जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित है, कुछ ऐसी विशेषताओं पर आधारित है जो पुरुष और महिला में विभेदीकरण करता है। तो ये इसको रोकने के लिए, जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए क्लास टीचर को दोनों को, लड़के और लड़कियों को गैर पारंपरिक रोल में रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के माइंड से लड़कियों के प्रति जो धारणा है कि कुछ एक्टिविटीज केवल लड़कियों के लिए है, खाना बनाना लड़कियों का काम है और बाहर काम करना लड़कों का काम है, इस तरह की जो धारणा है उसे खत्म करना है। और दूसरा है कि सेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए टीचर को इस तरह का रोल या इस तरह का कार्य करना चाहिए।
इसलिए इसका आंसर है ए। मतलब शिक्षक को जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि इसको दूर करने के लिए लड़के और लड़कियों में समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। क्रिएटिविटी मीन्स, क्रिएटिविटी का क्या अर्थ है? क्रिएटिविटी क्या होती है? सृजनात्मकता, जिसको हम कहते हैं रचनात्मकता, कोई नई सोच, कुछ अलग सोच जिसको कहते हैं, उसे रचनात्मकता कहा जाता है। तो रचनात्मकता का अर्थ क्या है? पहले तो है कि अलग सोच। रचनात्मकता का मतलब ही है कि वैसे व्यक्ति रचनात्मक होते हैं जो कुछ नया करते हैं, जो लीक से हटकर कुछ नया काम करते हैं, जो पहले से नहीं किया हो, कुछ नोवाइस। तो क्रिएटिविटी एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें कि ओरिजिनल आइडिया को वास्तविकता में बदला जाता है। तो ये एक संज्ञानात्मक योग्यता है जो कुछ नया बनाने के लिए कुछ फ्रेश नजरिया प्रदान करता है बच्चों को या व्यक्ति को। तो क्रिएटिविटी क्या करता है कि ओरिजिनल और अलग सोच पैदा कर जो बच्चों में होती है, उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। तो क्रिएटिविटी जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, अलग सोच से जुड़ा हुआ है। ये प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी समस्या के बहुत सारे समस्या का समाधान के कई अप्रोच बताता है, अलग सोच बताता है, कई तरह के सॉल्यूशन लाता है। ये क्या है कि इसका जो काम है ओपन एंडेड होता है, मतलब क्लोज नहीं, इसका एक मतलब नियत आंसर हो ऐसा नहीं सोचता। ओपन एंडेड मतलब बहुत सारे सोच आते, बहुत सारे आइडियाज आते हैं इसमें। क्रिएटिविटी में क्रिएटिव व्यक्तियों को बहुत सारे आइडियाज होते हैं, जिसमें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, कोई समस्या दिया जाता है जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, और सारे सॉल्यूशंस को कंसीडर किया जाता है, और जो सबसे अप्रोप्रिएट होता है उसे लिया जाता है। इसे क्रिएटिविटी एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, मतलब जो परंपरागत सोच से हटकर, लीक से हटकर सोचना होता है। ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेश। द टर्म इंक्लूजन मीन्स educating a child with special needs इन द रेगुलर क्लासरूम। समावेश शब्द का अर्थ है विशेष शैक्षिक योग्यता आवश्यकताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। इसका में ये यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक दिया हुआ है, वहां पर हमें नीचे के ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पर क्या भराएगा? मोस्ट ऑफ द टाइम, सब इसका आंसर होगा। फुल टाइम जिसको सॉरी, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, फुल टाइम। समावेशी का मतलब ही है फुल टाइम, ठीक है, मतलब हमेशा फुल टाइम, पूरा समय बच्चों को क्या करना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, समावेशी शिक्षा एक ऐसा अप्रोच है जो कि बच्चों जिनमें लर्निंग डिफिकल्टी है, डिसेबिलिटी है, उनको नॉर्मल चाइल्ड के साथ फुल टाइम पढ़ाना, अंडर सेम रूफ, एक छत के नीचे पूरे समय तक नॉर्मल बच्चों के साथ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना। इस अप्रोच में क्या होता है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, चाहे उनका स्ट्रेंथ हो, चाहे उनकी कमजोरी, चाहे वो बहुत नॉर्मल बच्चे हों या पढ़ने में अच्छे हों या कमजोर हों, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ये किसके तहत लिया गया है? IEDC क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। सभी बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाना, उनमें भेदभाव नहीं करना। चिल्ड्रेन ये क्या है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों को प्रदान करना है जनरल स्कूल में, ताकि वो स्कूल में बने रहें। इसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कौन कौन सा स्कीम है? पहला है SSA, जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं, फिर IEDC जिसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, फिर ICDC क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, फिर
DSS इसका है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एट द सेकेंडरी स्टेज, और है NPDD। NPDD है नेशनल NPPD NPPD मतलब नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। मतलब कि इंक्लूजन का मतलब है कि किसी भी चाइल्ड, ऐसे चाइल्ड को शिक्षित करना है जिसकी आवश्यकता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रेगुलर क्लासरूम में पूरे समय शिक्षित करना, तो इसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब सब तरह का क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिया, CDP और EVS और सब मिक्स क्वेश्चन है जो मुझे मिला। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन में उपयोग किया जाता है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड ऑल द अबव। तो इसमें क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है सभी मेडिसिन बनाने में, सभी एंटीबायोटिक ऊपर के सभी दवाओं को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। एंटीबायोटिक टर्म किसके द्वारा यूज किया गया था, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है आगे के एग्जाम के लिए। एंटीबायोटिक टर्म वाज यूज्ड बाय, किसने दिया था ये शब्द सबसे पहले? सेलमान वॉक्समैन ने के द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया था। एंटी एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। हम लोग जानते हैं बायो का मतलब है लाइफ, टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ, और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में जहां पर ह्यूमन बीइंग है ये प्रो लाइफ है, जहां पर ये डिजीज के संबंध में ये एंटीबायोटिक एंटी लाइफ, और उनके लाइफ माने डिजीज का जो माइक्रो डिजीज कॉजिंग जो बीमारी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एंटी लाइफ है, मतलब उनको मार देता है, और ह्यूमन बीइंग के लिए ये प्रो लाइफ है, मतलब उन्हें बचाता है। तो एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक जो होता है वो एंटी माइक्रोबायल ड्रग होता है। ये इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, और एंटीबायोटिक फंक्शन क्या करता है, या तो बैक्टीरिया को मारता है या तो ग्रोथ को रोकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन का क्या काम है? पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ है, इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। ये भी आपको जानना चाहिए कि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी क्वेश्चन आता है कि पहला एंटीबायोटिक वर्ल्ड का है पेनिसिलिन है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। और पेनिसिलिन क्या करता है? बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करता है, रोकता है, इसीलिए इसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ये एल्बर्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके द्वारा हुआ था? एल्बर्ट सार्च ने इसको 1943 में बनाया था, और ये इसका काम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। और टेट्रासाइक्लिन, सब तो बैक्टीरिया को, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है ये टेट्रासाइक्लिन 1948 में बेंजामिन मिंज डुगर के द्वारा बनाया गया था 1948 में। और ये किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोमाइकस आयरोफेसियंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, ये किल नहीं करता है बल्कि चेक करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है।
तो एंटीबायोटिक क्या है, हमारे बॉडी में डेडली डिजीज को फाइट करने में रोकता है। ये किस किस चीज में हम काम आता है, हमारा कौन कौन सा रोग को चेक किया, प्लेग, whooping कफ जिसको काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया और लेप्रोसी। तो एंटीबायोटिक्स फंजाई, बैक्टीरिया, एंटोमाइसिट्स माइसिट्स के द्वारा पाया जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स कौन सा सूक्ष्मजीव एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, तो ये सारे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। द टू स्टेट्स इन्वॉल्व्ड इन कावेरी वाटर डिस्प्यूट आर, कौन सा दो स्टेट कावेरी वाटर के डिस्प्यूट में शामिल हैं, तो ये हैं कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इन दोनों के बीच में कावेरी के जल को लेकर विवाद चल रहा है। ये क्या है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है कि वाटर, कावेरी नदी का पानी को शेयर करना है दोनों स्टेट के बीच में। तो ये ब्रिटिश राज के समय से इसमें झंझट चल रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट दोनों स्टेट के कावेरी पर डिपेंडेंट है, कावेरी के जल से उनके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई होती है। तो कावेरी इशू क्या है, कावेरी एक पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर का मतलब है इसमें सालों भर जल होता है और ये पानी होता है। तो और ये कर्नाटक से ओरिजिन होता है। कावेरी ओरिजिनेट कहाँ से है, ओरिजिनेट्स, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर फ्लोज थ्रू तमिलनाडु इनटू पुडुचेरी में जाके समुद्र में मिलता है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज करता है। कहाँ मर्ज करता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। पुडुचेरी में बे ऑफ बंगाल है, तो के किनारे तमिलनाडु में यह एकमात्र ऐसी नदी है जो तमिलनाडु से होकर बहती है, जिसमें सालों भर पानी होता है और 70% नहर से सिंचाई इसके द्वारा होती है। बहुत सारे शहर जो हैं वो वेस्टर्न और सेंट्रल तमिलनाडु के जो पार्ट हैं, जैसे मदुरई और रामनाथपुरम, ये सब कावेरी पे डिपेंड करते हैं पीने के पानी के लिए भी। तो इसलिए इक्विटेबल और टाइमली शेयरिंग जब होता है पानी का कर्नाटक से तमिलनाडु में, तो दोनों स्टेट को फायदा होता है। लेकिन दोनों स्टेट कई दशकों से इसके लिए झगड़ा हो रहा है दोनों देशों के बीच में कि कितना पानी का क्वांटिटी किसको मिलेगा। तो 16 फरवरी 2018 को एक स्पेशल बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने एक वर्डिक्ट दिया इस इश्यू पर कि वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट दोनों के बीच में फाइनलाइज कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि तमिलनाडु का शेयर जो है सो कम हो गया। पहले जो तमिलनाडु का शेयर पहले था, पानी का शेयर तमिलनाडु का पहले था 192 टीएम, और अब वो घटकर कितना हो गया 177.25 CFT, ठीक है। तो इससे तमिलनाडु का झगड़ा अभी भी चल रहा है। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन लोगों का डिस्प्यूट को अब रिजॉल्व नहीं कर पाया है, इसलिए अभी तक ये डिस्प्यूट चलता रह रहा है। और ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर ये विवाद है। अगला है द ऑथर ऑफ हर्षचरित वॉज, यहाँ पर इंग्लिश में ही रह गया है,
इसको पहले हम हिंदी में कर दें। हर्षचरित के लेखक थे, कौन थे? तो बाणभट्ट हर्षचरित ने हर्षचरित लिखा था। बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के कोर्ट के, हर्षवर्धन राजा जो थे उनके कोर्ट के पोएट थे। हर्षचरित उन्होंने 7th सेंचुरी में लिखा था। कब लिखा था? बाणभट्ट ने 7th सेंचुरी में लिखा था, 7वीं शताब्दी में। ये हर्षवर्धन का बायोग्राफी है, राजा हर्षवर्धन का बायोग्राफी है, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इंड्यूस्ड वर्नाकुलर प्रेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया है। किसने पेश किया? जिसने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को सेंसरशिप के अधीन कर दिया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रपोज किया गया था और ये इसलिए पास किया गया था क्योंकि ये इसको रोकना था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म या आलोचना न हो, इसलिए समाचार पत्रों को भारतीय भाषा में जो भी समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उनको सेंसर कर दिया, सेंसरशिप के अधीन ला दिया गया। तो ये जो वर्नाकुलर एक्ट 1878 का था, लॉर्ड लिटन ने उसको प्रपोज किया था, जो कि उस समय वायसराय थे इंडिया के। वो उन्होंने 14 मार्च 1878 he was the viceroy that time, viceroy of India। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो भी ब्रिटिश सरकार की आलोचना हो रही है भारतीय समाचार पत्र में, उस पर उन्होंने कंट्रोल किया और पब्लिकेशन को रोकने की बात की। यह इस एक्ट की बहुत ज्यादा आलोचना हुई भारत के बुद्धिजीवियों के द्वारा। ये गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया इस एक्ट ने कि जो भी भारतीय भाषाओं के न्यूज़पेपर हैं उनको कंट्रोल करने का पावर दे दिया, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी लिखे जाने पर उन पर एक्शन लेने की बात की गई। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने बताया कि कोई भी अथॉरिटी ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए, फ्रीडम टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस, ये भारतीय स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए ये वर्नाकुलर एक्ट लाया गया। और इसके बाद गवर्नमेंट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, जो भारतीय भाषाओं के न्यूज़पेपर थे, उस पर नजर रखने लगी और ये रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर को इसने क्रिपल कर दिया, पंगु बना दिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ जब भी कुछ पब्लिश होता था तो वो प्रेस को सीज कर लिया जाता था। तो इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई। अगला है, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्नर, which kind of intelligence surgeons have? ये गार्डनर का क्वेश्चन इस तरह का बहुत आया है कि सर्जन जो होते हैं, शल्य चिकित्सक, उनके पास किस तरह का इंटेलिजेंस पाया जाता है। तो ये इसको हम कहेंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक,
बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाया जाता है। इसका आंसर है बी। ठीक है, सर्जन के पास बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट होता है। ये कैपेसिटी क्या है, ये इस तरह की क्षमता होती है कि वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके फिजिकल स्किल्स दिखाते हैं, क्योंकि सर्जन जो होते हैं जब ऑपरेशन करते हैं तो उनको बहुत महीन काम करना होता है, बहुत शार्पनेस के साथ काम करना होता है। तो इसमें टाइमिंग और परफेक्शन का स्किल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें माइंड एंड बॉडी दोनों का यूनियन होता है। तो इसलिए ये बहुत टाइमिंग और परफेक्शन खोजता है, इसलिए सर्जन्स में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाया जाता है। ये इंटेलिजेंस एथलीट्स में भी होता है, डांसर्स में भी होता है और सर्जन्स में भी होता है। तो इसे हम बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। ये गार्डनर के 9 इंटेलिजेंस में से एक होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।